नमस्कार, मैं हूं पारुल और आपका स्वागत है अनादि टीवी की खास कार्यक्रम अनादि विशेष में। अनादि विशेष में आज बात सबक वाली शिक्षा पर। जी हां, स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद भोपाल में एकत्रित हुए हैं, जहां उनकी 2 दिवसीय संगोष्ठी बुलाई गई है। संगोष्ठी में प्रदेश के शिक्षकों को छात्रों के बीच तालमेल बैठाने और पढ़ाई कराने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। वहीं संगोष्ठी में पहले दिन शिक्षकों को छात्रों के अधिकार और विशेष शिक्षा के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही शिक्षा में किए प्रयोग के बारे में भी शिक्षा के जानकार शिक्षकों को जानकारी दे रहे थे। संगोष्ठी के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां शिक्षा को बेहतर करने के गुर बताए, तो वहीं पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। तो सबक वाली शिक्षा पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प की राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए टास्क फोर्स बनेगी और छात्रों को सिर्फ लिखा हुआ नहीं पढ़ाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वो जो इंसान बना दे, इसलिए बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना, जो मुक्ति दिलाए वही शिक्षा देनी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना पीड़ित होने पर आत्मनिर्भर के बारे में भी काफी चिंतन किया। स्कूल के नाम पर कुछ भी खोल देने से नहीं चलेगा। हम कोई भी स्कूल बंद नहीं करेंगे, बल्कि नए बड़े स्कूल बनेंगे। बेहतर दिशा देने भर से हमारे यही शिक्षक अच्छा कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया था। लेकिन ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में वो शिक्षक जो शिक्षा देने वाला था, ऐसा कचरा किया उसका, इतनी व्यवस्थाएं बना दी। मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूं उसको। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, शिक्षक का कैडर ही खत्म हो गया है। मैं सांसद था एक जमाने में, तो मेरी रुचि थी स्कूलों में जाके विद्यार्थियों से बात करो। तो बात भी करता था, मैं सवाल भी पूछता था। एक स्कूल में मैंने पूछा, बताओ गंगा जी कहां से निकलती है? तो एक बच्चे ने कहा कि विंध्याचल से। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया, मैंने कहा क्या कमाल करते हो, पढ़ा क्या रहे हो तुम? गंगा जी को विंध्याचल में से निकलवा रहे हो? तो कहने लगे साहब 500 रुपया में तो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। अपने वक्तव्य में जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोई भी स्कूल बंद न करने की बात कही, तो सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधा मुहैया कराने की भी बात मंच से कही है, जिससे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छात्र अपनी रुचि दिखा सकें। मुख्यमंत्री के इस बयान की बीजेपी ने जहां तारीफ की है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा है और मुख्यमंत्री के बयान को हवाई बताने की कोशिश की है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए, दोनों के लिए इस बात की बहुत अति आवश्यकता है कि हमारा मानव संसाधन यानी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा वो ग्रहण करते हैं वही उनके मन मस्तिष्क में भविष्य की बुनियाद निर्मित करती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में जहाँ तक शिक्षा नीति का विषय, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति बनी है और प्रदेश स्तर पर इस पर विमर्श किया जा रहा है। और ये इसलिए आवश्यक है कि आने वाला जो मध्य प्रदेश का मानव संसाधन है, जो भविष्य का मध्य प्रदेश है, वो न केवल साक्षर रहे बल्कि पूर्ण रूप से शिक्षित हो। तो इसलिए पाठ्यक्रम की सामग्री, पाठ्यक्रम में सत्य और तथ्य, इन सबका समावेश होना चाहिए और पाठ्यक्रम ऐसा हो जो न केवल उस विद्यार्थी को आगे लेकर जाए बल्कि हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाए। तो इस दिशा में सराहनीय पहल है और इससे शिक्षा का स्तर का उन्नयन तो होगा ही, हमारे विद्यार्थी भी उन्नत होंगे और देश प्रदेश उन्नत होगा। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से एक ही सवाल है, आपको आपकी पार्टी को अगर लगातार देखा जाए 3 बाकायदा पंचवर्षीय योजना आपने पिछली बार कंप्लीट, 15 साल लगातार आप तब रहे और 1 साल लगभग अब होने जा रहा, 10 माह तो हो ही चुके हैं।
तो क्या इन 16 सालों में आपने क्या स्कूलों में आतंकवादी बनाए हैं? आपने क्या कोई शिक्षा नहीं? ये शिवराज सिंह चौहान जी खुद ही अपनी शिक्षा नीति के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मध्य प्रदेश में अगर हम पिछले 15 साल का इतिहास देखें तो लगभग 18,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। 12,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहा है। इस तरह के कई आंकड़े हैं, कई बातें हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कम से कम किसी न किसी बहाने आज स्वीकार तो किया कि हाँ, उनकी शिक्षा नीति, उनके शिक्षा विभाग में दोष है। शायद इसीलिए शब्दावली शिवराज सिंह चौहान जी अपने मुंह से निकाल रहे हैं। कार्यक्रम में नई दिल्ली, हैदराबाद, मेरठ, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, बिहार और बिलासपुर समेत अन्य जगहों से कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविद बुलाए गए हैं। ये सभी 2 दिन तक प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षा से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं कार्यक्रम में निकले निष्कर्ष को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, जिससे कि नई शिक्षा नीति का प्रदेश में सही से क्रियान्वयन हो सके। फिलहाल ये तो 2 दिन बाद ही पता चलेगा कि इस संगोष्ठी से निष्कर्ष क्या निकलता है और अन्य राज्यों से आए शिक्षाविदों से प्रदेश के शिक्षक क्या शिक्षा लेते हैं। लेकिन इस तरह के आयोजन से कहीं न कहीं प्रदेश के शिक्षा के स्तर में सुधार जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सबक वाली शिक्षा, सरकार के इस प्रयास से प्रदेश में शिक्षा का स्तर तो सुधरेगा ही, साथ ही बच्चों को कुछ नया सीखने पढ़ने को मिलेगा और बच्चे भी रट्टू तोता होने के बजाय इंटेलिजेंट बनेंगे। हालांकि कांग्रेस ने आतंकवादी वाले बयान पर निशाना जरूर साधा है और स्कूलों के बंद होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ये तो जग जाहिर है कि पार्टी विपक्ष में जो हो वो आरोप तो लगाती ही है सत्ता पक्ष पर, तो कांग्रेस से ने भी बखूबी ये काम कर रही है। सरकार के कामकाज, उनकी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये विपक्ष का काम है, वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन इस संगोष्ठी से शिक्षक अधिकारी क्या सीखते हैं, ये अहम विषय है। क्या उन्हें हासिल होता है? क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो सालों पढ़ते हैं, बीएड करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, जब पास होते हैं तब वो शिक्षक बन पाते हैं। और उनके इंटरव्यूज़ भी छोटे मोटे नहीं होते हैं। उनको जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो पूरी सब कुछ याद आ जाता है उस वक्त उन्हें। उसके बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है कि वो स्कूल में पढ़ा पाएंगे। तो ये होता है पूरा फॉर्मेट उनका। लेकिन यहाँ आप देखिए 2 दिन में क्या कुछ सीख पाएंगे क्या नहीं है तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए समझते हैं और भी इस पूरी खबर को। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़र हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ सीएम का बयान जिसमें वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह शासनकाल के बारे में भी बात की, जब वो सांसद थे उस वक्त का भी अनुभव उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि इतने में तो गंगा यहीं से निकल पाएगी। अब आज की तारीख जब वो चौथी बार का कार्यकाल अपना शुरू कर चुके हैं, ये 4th उनका टेन्योर जा रहा है, अब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात सामने आ रही है। ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया आपको लगता है? शिक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भी प्रयास आज तक, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, लेकिन यदि साउथ के कुछ हिस्से छोड़ दें, देश के दक्षिणी राज्यों के या कुछ पंजाब वगैरह को, तो बाकी सारी जगहों पर शिक्षा की वही स्थिति है। खासतौर पर जो स्कूली शिक्षा है जो मध्य प्रदेश में है, ये लीस्ट प्रायोरिटी पर इसको रखा जाता है। कोई भी सरकार अगर आप देख लें तो उसमें स्कूल शिक्षा का खासतौर पर जो महकमा रहता है वो ऐसा इस तरीके से दिया जाता है मानो किसी को कोई बहुत ही शाकाहारी किस्म का विभाग दिया जा रहा हो, जिसके बहुत ज़्यादा जिसका महत्व नहीं माना जाता। होम हुए, आबकारी हुए, इस तरीके के महकमों के मुकाबले शिक्षा विभाग को बहुत कम तवज्जो मिलती है। तो सरकारों का इसकी तरफ फोकस यूँ भी कम रहता चला है। और जो सरकारी शिक्षा पद्धति है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की बात अगर छोड़ दें तो सरकारी एजुकेशन सिस्टम और सारे देश में लगभग स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सबके बीच में शिवराज सिंह चौहान ने जो पहल की है और जो 2 दिन का कहा जा रहा है कि 2 दिन में वो क्या सीख पाएंगे, वो कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, लेकिन इस एक आयोजन के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों, शिक्षाविदों और विभाग के अफसरान सहित शिक्षा मंत्री के कान तक की बात प्रेषित कर दी है कि वो किस तरीके के तालीम के क्षेत्र में किस तरीके के हालात, किस तरीके के सुधार, कैसी एफिशिएंसी और किस किस किस्म के नए प्रयोग देखना चाहते हैं। जहाँ तक बात है कि
उन्होंने कहा हम एक स्कूल नहीं बंद होने देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में जो स्थितियाँ चल रही हैं उसे देखकर एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि कहीं इंस्टीट्यूट का पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ तक आतंकवादी वादी बात है, वो वाकई समझ से परे है। मध्य प्रदेश को लेकर या देश को लेकर हो सकता है शिवराज सिंह चौहान का इस बात की तरफ इशारा हो। कुछ ऐसे धर्म पर आधारित कुछ शिक्षण संस्थानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पर आतंकवाद से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान बगैर किसी का जिक्र किए इस बात को कहना चाह रहे हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन शिक्षा की बात को आतंकवाद से जोड़ना मुझे लगता है कैजुअल वे में कही गई बात के रूप में नहीं लिया जा सकता। जब शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बोलते खूब हैं लेकिन बहुत खूब बजा के बोलने वाले लोगों में से हैं, इसलिए मुझे लगता है इसका कोई न कोई निकट भविष्य में हमें अर्थ देखने को मिल सकता है। बावजूद उसके एक अच्छी बात है कि सरकार ने स्कूली शिक्षा की दिशा में गंभीर कदम उठाया है। शिक्षा के कायाकल्प पे जो संगोष्ठी हुई है उसके जरिए कम से कम एक मैसेज चला गया है कि नवाचार की तरफ अफसरान को भी सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान इस सारे कार्यक्रम की समीक्षा कर सकते हैं। और पर जो आपने लेख वाली बात कही है बिल्कुल सच है कि कम से कम ये जो कोरोना वाला जो शिक्षा सत्र था इसको लेकर तो जो सारी कवायद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि आने वाले एजुकेशनल ईयर जो हैं जो 2021-22 के रहेंगे, जिनके अभी पूरा का पूरा साल जिनके लिए पढ़ा है हो सकता थोड़ा डिले हो जाए, तो उन वर्षों के लिहाज से सरकार की कोशिशों को, शिवराज के मंसूबों को, उनकी घोषणाओं को और उनकी तैयारियों को सकारात्मक पहल माना जा सकता है। एक ऐसी पहल जो देर से भली हो रही हो लेकिन भविष्य में जिसके अच्छे कुछ नतीजे देखने बिल्कुल अच्छे परिणाम इसके हो सकते हैं। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा। ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं आप। ओपी शर्मा जी बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। हाँ जी, धन्यवाद। ओपी शर्मा जी, आज जिस संगोष्ठी को बुलाया गया था जिसमें शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही थी, बाहर से कुछ एजुकेशन के स्पेशलिस्ट आए थे जो ये तमाम चीज़ें बता रहे थे कि कैसे उन्हें आगे एजुकेशन पर ध्यान देना है, और ये 2 दिन ही चलेगा। आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में क्या ये 2 दिन ठीक हैं या कुछ और भी सोचना चाहिए? उसके बाद IIT मुंबई भी जाएंगे शिक्षक सीखने के लिए। कुल मिलाकर शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो 2 दिन। हाँ, 2 दिन वैसे देखा जाए तो कम है, लेकिन शिक्षाविद जिस स्तर के हैं उन पर उनके समय और उनकी भी समय का अभाव भी रह सकता है। लेकिन इतना बड़ा जो एक आयोजना है शिक्षा की, और इसमें जब सुधार की प्रक्रिया है तो इसमें मंथन तो बहुत जरूरी है जी। और सुधारों का एक क्रम आज से नहीं बहुत समय से चला है कि शिक्षा की जो आयोजना है उसमें किस तरह से व्यापक परिवर्तन हो, समय के अनुसार परिवर्तन हो। देखिए, जहाँ तक राजनेताओं का, राजनीतिक लोगों का जो इसमें जो उनका जो इच्छा होती है, उनकी जो अभिप्सा होती है या उनका जो सोच होता है, वस्तुतः वो समाज के वर्ग से निकल के आते हैं। और जो शिक्षाविद है वो योजना बनाता है, वो पुस्तक पढ़ता है, लाइब्रेरी कंसल्ट करता है, देश विदेश की शिक्षा व्यवस्थाओं का ज्ञान रखता है और उसके एग्जीक्यूशन की बात सोचता है। लेकिन जो जनसाधारण है वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और राजनीतिज्ञ जो है उसके पास 2-3 तरह का चिंतन भी होता है कि हमारी अगली पीढ़ी कैसी बने, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और के लिए वो उसको कैसी शिक्षा दी जाए जिससे कि हमारे ये लक्ष्य पूरे हो सकें। जहाँ तक देखिए, एक इसमें जो जिस पर चर्चा हुई कि पाकिस्तान में शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य, यदि अब आप वहाँ की शिक्षा के वहाँ के संकल्प देखेंगे तो उसमें बच्चे को शुरू से ही कुछ इस तरह का आक्रामकता उसके अंदर हो, इस तरह का उनको जो है सिखाया जाता है शुरू से ही। लेकिन हमारे यहाँ जो जनमानस की जो इच्छा है कि भाई नैतिक मूल्य, जब समाज में हम देखते हैं कि
भ्रष्टाचार हो रहा है या नैतिक पतन हो रहा है, तो हमने शिक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जो हमारा पुरातन चिंतन है उसमें से जो नैतिक मूल्य थे उनको भी इसमें अंतर्हित करने का प्रयास किया। और जो हमारी थाती है, जो विश्व को, जैसे हम कहते हैं कि ये अपना देश विश्व गुरु बनेगा, तो फिर यहाँ की जो जनता है, आम जन है, यहाँ का जो भी लोग हैं, यहाँ के छात्र हैं, शिक्षक हैं, इनके भीतर भी वो गुणवत्ता हो ना कि वो बाहर के लोगों को कुछ नई चीज दे सकें। और वो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चिंतन हुआ है, तो वो बिल्कुल चिंतन मंथन हुआ है। एक चीज रत्नाकर सर, अभी ओपी शर्मा जी ने जो कही सिलेबस को लेकर, ये सच है कि बहुत पुराना सिलेबस है जो अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत ऐसी बातें इतिहास में दर्ज हैं जो हमारी आज की पीढ़ी जो पढ़ रही है उन्हें नहीं पता। तो ऐसे में ये जो शिवराज जी ने कहा कि कुछ भी आप पढ़ा देंगे ऐसा नहीं चलेगा, और ये हम प्राइवेट स्कूल में खासतौर पर देखते हैं कि एक साल में किताब दूसरी और आप उसी क्लास में नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो किताबें दूसरी हो जाती हैं। सर निश्चित रूप से ये प्रक्रिया आसान रहती है, पहली चीज। दूसरी जो बात अक्सर देखने आती है ये होती है कि ये मामला जो है किताब के कलेवर या पब्लिशर के बदलने भर का हो जाता है और बाकी सामग्री अधिकतर वही रहती है। कुछ मामूली हेरफेर करके ये आरोप लगते हैं कि किसी दूसरे पब्लिशर को लाभ देने की गरज से कहा जा रहा है कि इस साल से किताब चलेगी। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए वहाँ एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे हम अगर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की अगर बात करते हैं तो पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई जाती है। वो समिति पूरी पाठ्यक्रम का अध्ययन करती है, उसके बाद वो उसके आधार पर अपने सुझाव तैयार करके सरकार को भेजती है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि शिक्षा का मामला अक्सर उपेक्षित रहता है, तो उन रिकमेंडेशंस पे ध्यान देने में, उन्हें इम्प्लीमेंट करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में कई बार समय लगता चला जाता है। और ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति तब हो जाती है जब ये सामने आता है कि शिक्षा के किसी से जुड़े किसी चीज में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो जो है राजनीतिक निहितों से ज्यादा जुड़ी हुई है। जैसे एक कांग्रेस के शासनकाल में इस बात का आरोप लगा था कि जो हिंदी की किताबें हैं उनमें गणेश की बजाय उसको कुछ और कर दिया गया था। तो इसे लेकर जो चीजें सामने आती दुर्भाग्यजनक हो जाती। जबकि जो एक बार फिर बवाल मचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो कमल का चित्र बनाया गया है पाठ्य पुस्तकों में, वो भाजपा का चुनाव चिन्ह जैसा दिखता है, तो उसे लेकर बदलाव करना पड़ा था। लेकिन इसी शिद्दत से हमारे जनप्रतिनिधि शिक्षा के आज के दौर के हिसाब से जो उसकी जरूरतें हैं, जो उसमें नया नवाचार आना चाहिए, जिस हिसाब से उसे आज की जरूरतों के हिसाब से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे पढ़कर बच्चा एक रोजगार परक या एक कम से कम अपना भविष्य निर्माण की तरफ तेजी से बढ़ सके, तो ये प्रक्रिया इसलिए धीमी पड़ जाती है क्योंकि इस दिशा में चिंता और चिंतन दोनों बहुत कम किए जाते हैं। जबकि क्योंकि हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ये माना जा रहा है कि छात्रों के बीच में उसको लेकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा, तो वहां पर आप देखेंगे कि नवाचार हो रहे हैं। उनके मुकाबले में स्कूल शिक्षा में कम से कम चीजें हो रही थी। उन सबके बीच में शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि आप कुछ भी पढ़ा देंगे ऐसा नहीं चलेगा, कुछ भी सिखा देंगे इस तरीके से नहीं चलेगा। और जैसा अभी डॉक्टर ओपी शर्मा ने भी आपसे कहा कि जो चीजों में जो सुधार की जो प्रक्रिया है, जो बदलाव की जो प्रक्रिया, जो नवाचार की प्रक्रिया, वो बहुत जरूरी तो माना जाना चाहिए कि बस 2 दिन के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन तो इसको नहीं कहेंगे, बावजूद इसके 2 दिन की मशक्कत के बाद में हो सकता है पारुल हमें यहाँ कुछ नवाचार देखने को मिल सके। बिल्कुल, ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल और भी बरकरार है मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ रत्नाकर सर, कि हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हमारे संविधान में है शिक्षा का अधिकार, लेकिन हम सभी स्कूलों को, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भी एजुकेशन मिलती है, फिर चाहे वो मदरसे ही क्यों ना हो, वहाँ पर ठीक है आप उनकी लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो हर कोने कोने से डेवलप करना पड़ेगा। आधी शिक्षा व्यवस्था सुधर गई, आधी वही रही, यानी आपका मध्य प्रदेश का आधा भविष्य बन रहा है, दूसरा बिगड़ रहा है।
ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति तब और भी ज्यादा बन जाती है जब आप एक फिक्स्ड नोशन लेकर, जब आप एक तयशुदा नोशन लेकर किसी संस्थान की तरफ देखते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि मिशनरी स्कूल जो हैं उन पर ये आरोप लगा देना बहुत आसान है कि बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, या आप ये नोशन है कि अपना मान लें कि अगर यदि कोई मदरसे से जुड़े, मदरसा जैसी कोई संस्था है तो वहाँ के लिए आरोप लगा देना बहुत आसान है कि वहाँ पर गड़बड़ किस्म की तालीम दी जाती। तो ये सारी चीज़ें, पर जैसे मैंने पहले भी कहा, जब तक आप एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक रेवोल्यूशनरी सोच नहीं रखेंगे, और रेवोल्यूशनरी सोच की शुरुआत सबसे पहले होती है निरपेक्ष सोच से, बहुत ईमानदारी से सोचना पड़ता है कि हम सिर्फ शिक्षा की बात करें, हम किसी मिशनरी स्कूल की बात न करें, हम किसी सरकारी स्कूल की बात न करें, हम किसी मदरसे की बात न करें, हम किसी ऐसे धर्म पर आधारित तालीम देने वाले किसी संस्थान की बात नहीं करें। हमारा जो सांगोपांग जो अध्ययन रहे, जो चिंतन रहे, वो इस बात के लिए रहे कि शिक्षा की क्वालिटी कैसे सुधारी जा सके। निश्चित ही। तो उस दिशा में जब तक एक निरपेक्ष प्रक्रिया, एक निरपेक्ष दिमाग अपनाकर काम आगे की तरफ नहीं चलेगा, तब तक कोई खास तरक्की नहीं हो सकती। यदि हम कंपेयर करें होना तो ये चाहिए कि मुख्यमंत्री देश के उन राज्यों से अपने यहाँ की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन करवाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे माने जाते हैं। पारुल, यदि हम केरल की शिक्षा व्यवस्था को देखें, या अगर हम जो और भी जो माने जाते हैं कि हमसे ज़्यादा आगे निकल चुके राज्य हैं कई मामलों में, कर्नाटका को अगर हम देखते हैं, तो ये जो राज्य हैं उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था में एक दृढ़ता लाई। ये लोग केरल में सबसे पहले, जो दक्षिण भारतीय राज्य थे, वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस बात को फोकस किया कि बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं। तो एमजीआर के दौर की बात है ये, जब एमजीआर जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चों को स्कूल में खाना दिलवाऊंगा। उसकी वजह से हुआ कि बच्चे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा आने लगे, पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चे आने लगे, और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई, और उसी को। लेकिन अगर हम सर सबक ले भी रहे हैं, सबक वाली शिक्षा हमने कार्यक्रम को भी नाम दिया है, अगर सबक ले भी रहे हैं तो इतनी देर से ये सबक क्यों? जो बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे उन 15 सालों में, वो तो अब बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, और अभी हम इन 5 सालों में भी देख लें तो फिफ्थ क्लास से ज़्यादा की एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये चौथा कार्यकाल मुख्यमंत्री का चल रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं, अगर अभी भी इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया गया तो फिर हमारे और भी आगे के जो बच्चे हैं उनकी नींव मजबूत नहीं रहेगी। आगे की स्टडीज़ में उन्हें कंपटीशन में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, उन हायर स्टडीज़ के जो किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, फिर वो कहीं ना कहीं बिखरेंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास सर। कौशल किशोर पांडे जी हैं, रिटायर्ड संयुक्त संचालक हैं लोक शिक्षा विभाग से, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कौशल किशोर पांडे जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। हाँ, नमस्कार सबको। कौशल किशोर पांडे जी, जो आज शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए जो राष्ट्रीय संगोष्ठी बुलाई गई थी, एक आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, जिसमें तमाम शिक्षक या एजुकेशन से जुड़े हुए सेक्टर से लोग जुड़े हुए आए थे बाहर दूसरी जगहों से, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, मेरठ, तमिलनाडु से भी आए हुए थे। आपको लगता है इस 2 दिनों में शिक्षा को सुधारने के लिए ये दिन काफ़ी हैं? और उसके अलावा सबक वाली शिक्षा, अब इस 2 दिनों से सबक लेंगे हमारे प्रदेश में जो शिक्षक हैं और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, कैसे देखते हैं आप? और मुख्यमंत्री साहब का बयान कि कुछ भी नहीं पढ़ा सकते आप स्कूल में। नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी का वो वीडियो सुना है, तो 2 दिनों में तो कुछ भी नहीं हो सकता जी। और मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अन्य प्रदेशों से भी तुलना करें, जैसे दिल्ली से आप तुलना करें, दिल्ली के स्कूलों को आप देखें और मध्य प्रदेश के स्कूलों को देखें तो जमीन आसमान का अंतर है जी। फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है जी। तो मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प व्यक्त किया वो बड़ा सार्थक संकल्प था, और सबसे अधिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हमारे शिक्षक बहुत कमजोर हैं, और एक बात और मुख्यमंत्री जी ने ध्यान में लाई कि कई प्रकार के शिक्षक हमारे पास हैं, शिक्षा कर्मी, ये वो ढेर सारे प्रकार के शिक्षक हैं। जो मूल शिक्षकों का जो भर्ती नियम बना था, एग्जाम्पल भी साझा किया था कि मैं जब सांसद था, स्कूल में गया था, पूछा कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल से जो छात्र था उसकी जवाब को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी जी। तो सही बताओ, उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो शिक्षकों का वेतन बहुत ज्यादा कम है, और शिक्षकों की मान मर्यादा भी कम है, शिक्षकों की शिक्षा भी कम है। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी, जब मैं वहाँ भोपाल में था तो कई जगह हम लोगों ने
एवजी शिक्षक पकड़े थे, यानी शिक्षकों को जो वेतन दिया जाता था बदले में किसी और को रख लेते थे और ये शिक्षक दूसरा काम करता रहता था। तो सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षक महत्वपूर्ण हो और शिक्षक शिक्षा के लिए समर्पित हो। तो हमारी जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी और अभी जो गांवों की स्थिति हमारी खराब है और गांव से यदि शहरों में आना है तो आवागमन की व्यवस्था, कोरोना काल की समस्याएं, तो हमें सबसे अधिक अब गांवों को केंद्रित करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्थान पर स्कूल हों, जैसे हमारी पुरानी पाठशाला जो होती थी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो माता हमारी शिक्षक बने, पिता हमारे शिक्षक बने, ये छोटी छोटी आंगनवाड़ियां शिक्षा का काम करें और शिक्षक समर्पित हों और हम ईमानदारी से काम करें। इसमें हम लोगों ने जो कुछ वर्षों से देखा कि हम इसमें जिन अधिकारियों की बात करते हैं, जहाँ आती है तो इस आयोजन में आपको लगता है कि 2 दिन के आयोजन में पूरे 2 दिन जितने भी घंटे ये आयोजन चलेगा उसमें ये शिक्षक अपनी रुचि दिखाएंगे? आधे तो बासिया लेते हुए नजर आएंगे। नहीं समझ में नहीं आएगा ना कि अभी हमने जो एक प्रोसेस देखी थी जब शिक्षकों के एग्जाम्स कराए जा रहे थे, उसमें किताब देखकर भी शिक्षक आपना आंसर शीट नहीं भर पा रहे थे। हाँ, नहीं भर पा रहे ना। और चिंताजनक विषय है। बहुत सही बात आपने बोली है और ये शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षक कमजोर है, उसे बहुत कम शिक्षकों को आता है। तो शिक्षकों की शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा और शिक्षक समर्पित हो। आजकल तो उसे और कोई नौकरी नहीं मिलती तब वो शिक्षा में लगता है। ये समस्या बहुत बड़ी, इसे दूर करना पड़ेगा और 2 दिन की गोष्ठी से नहीं होना पड़ेगा। ये गोष्ठियां निरंतर करना पड़ेगी और शिक्षकों को आत्मचिंतन कहा जा रहा था कि शिक्षकों की खुद की उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से वो पढ़ा सकते हैं, उन्हें खुद कितना आता है। एक समय पर कोशिश की गई थी कि देखा जाए उसके बाद उन्हें दोबारा से नियुक्त कराया जाए, लेकिन शायद वो तमाम चीज़ें अब दिखाई नहीं देती। खैर, शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशल किशोर पांडे जी। एक छोटा सा कमेंट मैं रत्नाकर जी से भी ले लेती हूँ। ये सच है सर कि हमारे फिलहाल जो शिक्षक हैं उन्हें कितना भी आप सिखा लीजिए, क्योंकि सालों से जो हम पढ़कर सीखते हैं वो 2 दिन 10 दिन या 10 महीनों में नहीं सिखाया जा सकता। अब ऐसे में अगर फिर भी आप उन्हें सिखा के मार मार कर सिखाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग दिया भी अच्छा पढ़ाएंगे, तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में कितना कंपटीशन आ गया है। जो किताबें किसी ज़माने में हम पढ़ते थे तो बहुत पतली होती थी, लेकिन आज वही मैथ्स की बुक डबल बंडल हो गई है। अब ऐसी स्थिति में आप कंपटीशन की भी बात करें, आप एजुकेशन स्टेटस भी दुरुस्त करना चाहते हैं और आप उन्हीं टीचरों से काम चलाना चाहते हैं जो पहले खुद इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। निश्चित रूप से जब तक हम शिक्षा जगत की जो चुनौतियां हैं, उसका जो वर्तमान स्वरूप है, उसकी जो मौजूदा रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखते हुए, उनका ईमानदारी से विश्लेषण करते हुए, उनके अनुपात में अपने पास संसाधनों और संकल्पों की कमी को देखते हुए यदि कोई सुधार नहीं करेंगे तो इस तरह की किसी भी कवायद का कोई मतलब नहीं ले जाएगा, क्योंकि शिक्षा को नया रूप प्रदान करने की जरूरत है, नए निर्देश से ज्यादा। जब तक आप नया रूप में प्रदान करेंगे तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी और उसमें कोई सुधार नहीं दिखेगा। तो इस दिशा में अब काम किया जाना ईमानदारी से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में जानकारी साझा करने के लिए। तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा को दुरुस्त करना है, लेकिन ये सबक वाली शिक्षा जिसमें 2 दिन में सबक देने की कोशिश की गई थी टीचर्स को, जो हमारे प्रदेश के शिक्षा कर्मी हैं, शिक्षक हैं, इससे क्या होगा? मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके प्रदेश का हर बच्चा उस स्तर पर जाए जहां प्राइवेट स्कूल्स भी पीछे रह जाएं। लेकिन मंशा उनकी साफ है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए क्या उतनी तमाम चीज़ें हैं हमारे पास? क्या उतने संसाधन, क्या उतने क्वालिफाइड टीचर्स, क्या वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बच्चों को वो सारी चीज़ें दी जा सकेंगी? हालांकि राइजिंग स्कूल की बात कही जा रही है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें, हमारा देश अलग अलग परंपराओं से जुड़ा हुआ है, अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है और सभी जगह अपनी अपनी तरीके की बात होती है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो हर कोने कोने से उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हर बच्चा इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएगा। हमने देखा ना कि अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो जो टीचर्स हैं वो खुद भी किताब देखकर भी अपनी आंसर शीट नहीं फिल कर पा रहे थे। तो वो टीचर्स अगर हमारे देश के भविष्य यानी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई इस वक्त कैसी हो रही होगी और उन्हें दुरुस्त करना है तो किस लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसे हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।